नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल और मोदी के वार पलटवार की, राजस्थान को लेकर कांग्रेस के एक्शन प्लान की, तेलंगाना में विज्ञापन को लेकर चुनाव आयोग के बड़े एक्शन की, वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने के संकेत की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात बैंकों के निजीकरण की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान विधानसभा चुनावों के बीच जयपुर पहुंची सोनिया गांधी, चुनावी रैली में ले सकती हैं हिस्सा। सोनिया के जयपुर पहुंचने पर कांग्रेस कैंप में उत्साह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला, कहा मोदी ने पिछले चुनाव में जो भी वादे किए वो सारे वादे झूठे निकले। खड़गे ने मोदी को बताया झूठों का सरदार। दिल्ली में बनेंगी 10 और फैमिली कोर्ट, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दी मंजूरी। रोहिणी कोर्ट में सबसे ज्यादा मामले लंबित, 10 जजों की होगी नियुक्ति। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के बयान पर भड़के बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, कहा आंखें दिखा रहे हो, हिसाब जरूर होगा। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान है। चुनाव प्रचार 15 नवंबर को थम जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस ने आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की तरफ से आज फिर मैदान में राहुल गांधी थे, जिनके निशाने पर मोदी और शिवराज सरकार थे। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी ने चुनाव मैदान में मोर्चा संभाला। तो कैसे मोदी के वार पर राहुल ने किया पलटवार, देखते हैं ये रिपोर्ट। नरेंद्र तोमर से जुड़ा एक और वीडियो सामने आ गया है। वीडियो जारी करने वाले ने अपना नाम जयमनदीप बताया है और दावा किया है कि पहले के दोनों वीडियो सही हैं। खनन वाली कंपनी से पैसे का लेन देन हुआ है। जयमन ने दावा किया कि पूरा मामला 100 या 500 करोड़ का नहीं बल्कि 10,000 करोड़ का है। वीडियो जारी करने वाले शख्स ने यहां तक दावा किया है कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने विदिशा में गांजे की खेती के लिए 100 एकड़ जमीन भी खरीदी है। और तोमर को लेकर जारी हो रहे इन वीडियो पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया। राहुल ने कहा कि अपने मंत्री तोमर के बेटे का वीडियो देखा, उसके अलग अलग वीडियो हैं, वो करोड़ों की बात कर रहा है, उस बारे में मोदी कुछ नहीं बोलेंगे। बीजेपी ने हमारी सरकार क्यों चोरी की? क्योंकि ये चोरी करना चाहते हैं। इन्होंने व्यापम के जरिए 1 करोड़ लोगों का भविष्य बेच डाला। 40 लोगों की जांच चली गई, लेकिन मोदी ने जांच नहीं कराई। राहुल ने कहा कि 2 तरह की सरकार होती है, एक अरबपतियों के लिए काम करने वाली, दूसरी किसान मजदूर युवाओं के लिए काम करती है। अरबपतियों वाली सरकार चुनने से सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होगा। राहुल गांधी ने इस दौरान बड़ा दावा करते हुए कहा कि मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पर कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है। आप लिख कर रख लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को 145 से 150 सीटें तक देने जा रही है। राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा तो पीएम मोदी ने विदिशा और शाजापुर की रैली में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। पीएम ने कहा कि कांग्रेस वाले झूठे वादे कर रहे हैं, जब मौका था तो घोटालों में व्यस्त थे, इसलिए मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। लेकिन पीएम के बयान पर कांग्रेस सवाल कर रही है कि तोमर के मामले में ईडी की कार्रवाई कब होगी। राहुल गांधी के जोश के आगे बीजेपी अपने होश खो बैठी है। इधर राजस्थान में बीजेपी गुटबाजी को लेकर मुश्किल में फंसी हुई है, और इस गुटबाजी का असर टिकट के ऐलान होने के बाद पार्टी में हुई बगावत में दिखाई दिया। बीजेपी के 30 बड़े नेता टिकट कटने पर बगावत कर चुनाव मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी में बगावत साफ साफ दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस ने एकजुटता की तस्वीर पेश की है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है और चुनाव प्रचार में कांग्रेस को शुरुआती बढ़त मिलते हुई दिखाई दे रही है। पहला तो राज्य में सरकार कांग्रेस की है, इसका फायदा कांग्रेस को मिला और गहलोत सरकार ने अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश 6 महीने पहले ही जोर शोर से शुरू कर दी थी। दूसरी ओर बीजेपी को उम्मीद थी कि राज्य में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुए विवाद का उसे फायदा मिलेगा, तो कांग्रेस ने बीजेपी की इस उम्मीद को भी तोड़ दिया है। दरअसल अभी तक कांग्रेस की योजनाओं को लेकर जो विज्ञापन और होर्डिंग्स लगाए जा रहे थे, उनमें अशोक गहलोत की ही तस्वीर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब गहलोत के बराबर में ही तस्वीर पायलट की भी लगाई जा रही है। यानी कांग्रेस के पोस्टर में अब पायलट की एंट्री हो गई है, जिसके बाद राज्य का चुनावी माहौल तेजी से बदलता नजर आ रहा है। इसी बीच अशोक गहलोत ने यह दावा कर दिया है कि राज्य में इस बार रिवाज बदलेगा। गहलोत ने केरल की बात करते हुए कहा कि 70 सालों से सरकार बदल रही थी, लेकिन इस बार वहां सीपीएम की सरकार रिपीट हुई। सरकार ने अच्छा काम किया तो जनता ने उसे दोबारा मौका दिया, और आज प्रदेश की जनता भी कह रही है कि गहलोत सरकार ने अच्छा काम किया है, इसीलिए यहाँ भी सरकार रिपीट होगी। राजस्थान में कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं।
वहीं तेलंगाना विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल चुनाव आयोग के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल राजनीतिक दलों की तरफ से कई तरह के वादे किए जा रहे हैं और इन वादों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा अखबार और टेलीविजन एक बड़ा जरिया है। इनके जरिए लोगों तक अपने वादों को पहुंचाने का काम हो रहा है। इन तमाम बातों को देखते हुए प्रदेश में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। सत्तारूढ़ बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जनता को लुभाने के लिए कई तरह के हथकंडे को अपनाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश में चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया। दरअसल चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में 3 राजनीतिक दलों को विज्ञापन करने के लिए दी गई अनुमति को वापस ले लिया है। इन तीनों ही दलों को अब विज्ञापन करने से रोक दिया गया है। चुनाव आयोग के जरिए जिन दलों को विज्ञापन से रोका गया है उसमें बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस के 6, बीजेपी के 5 और बीआरएस के 4 ऐसे विज्ञापन हैं जिन पर रोक लगाई गई है। इन संबंध में तीनों पार्टियों को बता दिया गया है। दरअसल तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस के राज्य के महासचिव को चिट्ठी भी लिखी गई है और इसमें बताया गया है कि उनके किन विज्ञापनों को रोक लगाने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस के जिन विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है वो कार, नौकरियों और किसानों से जुड़े हुए हैं। बीजेपी के बैन होने वाले विज्ञापन 2 BHK घर, किसानों से जुड़े हुए हैं, जबकि बीआरएस का एक तेलुगु गाने वाला विज्ञापन समेत 4 विज्ञापनों पर रोक लगा दी गई है। तेलंगाना में चुनाव आयोग के एक्शन से हलचल तेज है। इधर वरुण गांधी को लेकर भी सियासी हलचल तेज है। वरुण गांधी ने एक बार फिर मोदी और शाह के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि उनके मन में क्या है। बीजेपी के खिलाफ लंबे वक्त से बयान दे रहे वरुण ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है जिसमें वो पीएम मोदी के विचारों पर असहमति जता रहे हैं। तो क्या कहा वरुण गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी की पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार पीएम मोदी और अमित शाह के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। वो मोदी सरकार की हर नीति का विरोध करते दिखते हैं। वरुण के बागी तेवरों से बीजेपी भी परेशान है। नेहरू और गांधी परिवार पर बीजेपी नेता और पीएम मोदी हमेशा हमलावर रहे हैं। किसी भी बड़ी घटना को लेकर भी पीएम मोदी हमेशा नेहरू और गांधी परिवार को जिम्मेदार बता देते हैं। वहीं आज वरुण गांधी ने नेहरू को लेकर पीएम मोदी के विचारों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, आधुनिक भारत की सामाजिक एवं आर्थिक नींव रखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जन्म जयंती पर सादर नमन। राष्ट्रीय आंदोलन की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के संगम से एक सर्वसमावेशी समाज का संदेश देने वाले नेहरू जी सही मायने में राष्ट्र नायक हैं। अपने इस पोस्ट में वरुण गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक तस्वीरों को भी साझा किया है। इन तस्वीरों में देश के पहले और पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ नजर आ रहे हैं। सांसद वरुण गांधी अपने तल्ख बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वरुण गांधी ने अभी हाल ही में केदारनाथ में अपनी यात्रा के दौरान वहां मौजूद राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। तब से ही ये कयास लग रहे हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, जिसके संकेत उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें नमन करके दिए हैं। आपको बता दें कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। वरुण पहले भी पंडित नेहरू की तारीफ कर चुके हैं, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। वरुण के इन तेवरों ने बीजेपी को परेशान कर रखा है। इधर संजय राउत ने भी बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तो क्या कहा है संजय राउत ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी राम मंदिर का मामला जोर शोर से उठा रही है। पार्टी के दिग्गज नेता राम मंदिर की बात अपनी हर रैली में कर रहे हैं। अमित शाह ने गुना में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि अगर राज्य में बीजेपी के दोबारा सरकार बनती है तो अयोध्या में भगवान राम के दर्शन पर जाने का खर्च उठाएंगे। शाह के इस बयान पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सवाल उठा दिए हैं। संजय राउत ने कहा है कि भगवान राम किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें मानने वाले पूरे देश और दुनिया में हैं। अमित शाह चुनाव में राम मंदिर को लेकर जिस तरह से बयान दे रहे हैं, क्या इसका मतलब हम ये निकालें कि अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में हार जाती है तो पार्टी राज्य के लोगों को दर्शन करने से रोक देगी या उन पर चार्ज लगा देगी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। यूपी में सरकार भी बीजेपी की है। हमारे देश में किस तरह की राजनीति हो रही है, चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। संजय राउत ने सीधे तौर पर बीजेपी की रणनीति पर ही सवाल उठा दिए हैं। दरअसल बीजेपी के नेता राम मंदिर का क्रेडिट मोदी सरकार को दे रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि मंदिर निर्माण को लेकर मोदी सरकार ने
कोई काम नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर फैसला दिया था और कोर्ट के फैसले के बाद ही राम मंदिर बनना शुरू हुआ है। संजय राउत के इस बयान में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने पर पता चल पाएगा। इधर महुआ को लेकर बीजेपी के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के मामले में महुआ इस वक्त भले ही मुश्किलों में घिरी दिख रही हो, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। उन्हें अपनी संसद सदस्यता जाने का कोई मलाल नहीं है और इस बीच उन्होंने एक बार फिर से मोदी और अडानी को आड़े हाथों लिया है। महुआ मोइत्रा लगातार खबरों में छाई हुई है। दरअसल संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने का आरोप महुआ पर लगा है और इस मामले में एथिक्स कमेटी ने महुआ को संसद से निलंबित करने की सिफारिश भी की है। एक तरफ बीजेपी जितना ज्यादा महुआ को घेरने की कोशिश कर रही है, महुआ उससे भी कहीं ज्यादा बीजेपी को ही घेर रही है। इस बीच महुआ ने एक खबर का लिंक शेयर करते हुए ट्वीट किया था। खबर में बताया गया है कि इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का एक प्रमुख सलाहकार अब केंद्र की विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों यानी ईएसी में से एक का सदस्य है, जिसके सामने कंपनी के हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रस्ताव मंजूरी के लिए आते हैं। ईएसी उन परियोजनाओं पर चर्चा और निर्णय लेती है जिनके लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। खबर के मुताबिक 27 सितंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जल विद्युत और नदी घाटी परियोजनाओं के लिए ईएसी का पुनर्गठन करते समय जनार्दन चौधरी को 7 गैर संस्थागत सदस्यों में से एक के रूप में नामित किया। पुनर्गठित ईएसी यानी पनबिजली की पहली बैठक 17-18 अक्टूबर को हुई थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि चौधरी ने 17 अक्टूबर को बैठक में भाग भी लिया था, जिस दिन महाराष्ट्र के सतारा में एजीईएल की 1500 मेगावाट की तराली पंपिंग स्टोरेज परियोजनाओं पर विचार किया गया था। तो वहीं उन्होंने एक बार फिर से मोदी सरकार और अडानी समूह को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा मोदी जी के पर्यावरण मंत्रालय ने अडानी कर्मचारी जनार्दन चौधरी को ईएसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। कुल 10,300 एमडब्ल्यू की 6 अडानी परियोजनाएं, इसके मूल्यांकन के लिए पर्यावरण मंत्रालय समिति अंतिम MTNG में उनके द्वारा अनुमोदित 1500 मेगावाट का LGEL 17 षड्यंत्र देखा गया। बहरहाल टीएमसी सांसद पहले से ही मोदी सरकार पर हमला कर रही हैं और अब ऐसे में उन्होंने मोदी अडानी पर सीधा हमला बोलकर बीजेपी को और परेशानी में डाल दिया है। महुआ मोइत्रा के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम मोदी लगातार कांग्रेस पर बरस रहे हैं। वो अपनी रैलियों में कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि कांग्रेस अपनी तिजोरी भरना चाहती है, तो तिजोरी तो कांग्रेस तभी भरेगी ना जब उसे देश की तिजोरियां भरी हुई मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात बैंकों के निजीकरण की। पीएम मोदी जनता से सवाल करते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस भी जवाब देने से पीछे नहीं हटती। उल्टा पीएम से ही सवाल कर देती है कि पिछले 9 सालों में जिन सरकारी संस्थानों को मोदी सरकार बेच रही है वो कांग्रेस नहीं बनाए और अब मोदी सरकार 6 और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बेचने की तैयारी में है। तो किन सरकारी कंपनियों को बेचने की तैयारी में है मोदी सरकार, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयरलाइन, रेलवे के अलावा दूसरी कई कंपनियों का बड़ा हिस्सा सरकार निजी हाथों में सौंप चुकी है और अब बैंकों को भी बेचने की तैयारी की गई है। बैंक ऑफ इंडिया समेत 6 सरकारी बैंकों को बेचने का रोड मैप तैयार हो रहा है। इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 80% से ज्यादा है और सरकार इसमें एक हिस्सा अब निजी कंपनियों को बेचेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार शुरुआत में इन बैंकों में से 10% हिस्सा बेचेगी। जिन बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है उसमें बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक का नाम शामिल है। सरकार इस हिस्सेदारी की बिक्री
ऑफर फॉर सेल के जरिए कर सकती है। आपको बता दें कि सरकारी बैंकों ने बेहतर प्रदर्शन करने के साथ ही बैड लोन को कम किया है। इससे इनके शेयरों में तेजी देखी जा रही है और ये बैंक मुनाफे में चल रहे हैं। पिछले वर्ष में निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 6.9% की वृद्धि के मुकाबले निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में 34% की वृद्धि हुई। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि सार्वजनिक क्षेत्र के इन बैंकों को बेचने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।